बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc 4th सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का है, जो कि 2023-24 सत्र में आयोजित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जो राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का इस सत्र का एग्ज़ाम OMR पाठ्यक्रम पर होना है, यानी जिनके एग्ज़ाम में MCQ प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी के लिए आज का यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आप सभी की यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। दोस्तों कुछ विश्वविद्यालय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने हैं, जैसे कि DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, MGPRU यूनिवर्सिटी और आगरा विश्वविद्यालय। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रकार के पेपर होते हैं। उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन पेपर खासकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से रिलेटेड प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास आया हुआ है वो बुकलेट सीरीज C का है। आपका सीरीज A, B, D, C, E, F हो सकता है। क्वेश्चंस आपके सभी सेम होते हैं, केवल बुकलेट सीरीज C, D इसलिए कर दी जाती है क्योंकि आपके जो पीछे वाला जो स्टूडेंट हो उसका क्रम सेम ना हो, ताकि चीटिंग ना हो पाए, इसलिए क्रम चेंज कर देते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस वही रहते हैं, आप लोग अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा। जूलॉजी का जो पेपर टाइटल है 4th सेमेस्टर में, यानी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में, जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये आपका पेपर टाइटल है। 2 घंटे समय मिला था और 75 क्वेश्चन MCQ मोड में पूछे गए हैं। इनमें से आपको 65 क्वेश्चन हल करना था। ठीक है, 75 नंबर यानी 75 नंबर का आपका प्रश्न रहता है। दोस्तों मैं हर बार पेपर हल कराते समय एक बात आपको बताता हूँ, वो है निर्देश। जो निर्देश दिए रहते हैं प्रश्न पत्र में उसको आप ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ दी रहती है हर सत्र में, हर पेपर में। देखिए यहाँ दिया गया है कि प्रश्न पुस्तिका में 75 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं प्रश्नों को दी गई OMR आंसर शीट पर ही करना है। परीक्षार्थी द्वारा 65 से अधिक प्रश्नों को करने की स्थिति में केवल प्रथम 65 उत्तरों को ही उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र में निर्देश में ये बताया गया है कि इसमें टोटल 75 प्रश्न हैं। इनमें से आपको 65 प्रश्न हल करने हैं। 75 में से 65 प्रश्न। अगर आपने 65 से अधिक यानी कि अगर 66-67 प्रश्न हल कर दिए तो पहले यानी शुरू से लेकर के और 65 तक का ही आंसर चेक होगा। बाकी अगर आपने सही किया होगा तब भी आपका वो गलत हो जाएगा, इसलिए निर्देश इंपॉर्टेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। सभी लोग आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक कोशिका की आंतरिक क्षमता जिसके द्वारा एक नए पूर्ण जीव का पुनरुद्भवन होता है वह क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? टोटीपोन्टेसी। टोटीपोन्टेसिस को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर था, सही जवाब था पहले ऑप्शन का, पहले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि द यूज ऑफ फूड प्लांट डेवलप बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नॉट डिसेबल बिकॉज जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भोजन पादप खाने योग्य नहीं समझते क्योंकि यह है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये सबसे महंगी विधि है। दूसरा है कि ये उत्पाद प्राकृतिक रूप से उगे उत्पादों से कम स्वाद में होते हैं, तो यह भी सत्य है। तीसरा यह है कि इन फसलों के साथ विषैले होने का खतरा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द मैनिपुलेशन ऑफ DNA बिकम पॉसिबल आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग में DNA का रूपांतरण निम्न में से किसकी खोज के बाद संभव हो सका? तो ये संभव जो हो सका था वो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज विडली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। निम्न में से किसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में व्यापक रूप से होता है? तो ध्यान रखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में व्यापक रूप से प्लाज्मिड का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 5वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया था कि
वेक्टर रहित जीन प्रवेश निम्न में से किसके उपयोग द्वारा संभव होता है? तो ये जीन गन के द्वारा संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया था कि द मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डेवलप्ड बाय, डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग की विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये विकसित की गई थी दोस्तों एलेक जैफ्रेज के द्वारा, एलेक जैफ्रेज के द्वारा ये डेवलप की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से पूछा गया है कि इनमें से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे यहाँ पर रीस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियोज आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ इंसर्टेन ऑफ न्यू जीन इन अनदर सेल और ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उपयोग किसी अन्य कोशिका अथवा जीव में उपयोग नए जीन के प्रवेश के लिए किया जाता है? तो वो वेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर हो जाएगा 8वें प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कॉमनली यूज टू क्रिएट ए साइट्रिक इंड्स इन डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए टुकड़ों में चिपचिपे सिर बनने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये प्रतिबद्ध एंडोन्यूक्लियोज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रीस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी, 9 नंबर का सी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग आज इस क्वेश्चन पेपर को, इस क्लास को लगभग 5 दोस्तों में शेयर करेंगे, जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, और स्टेटस ज़रूर लगाइएगा ताकि और भी विद्यार्थी जो हैं वो आंसर की उनको मिल सके और अपने प्रश्न पत्र को वो मिला सके, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको भी लाभ इस वीडियो से मिल सके। 10वां प्रश्न था कि इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लाइगेशन रिफर टू पर्पस ऑफ, यानी आणविक जीव विज्ञान में बंधन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बंधन की जो प्रक्रिया संदर्भित करता है वो डीएनए लाइकेज का उपयोग करके डीएनए टुकड़ों को साथ जोड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, ज्वाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट टुगेदर यूजिंग द डीएनए लाइगेज, ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया था कि Which of the following diseases has been successfully treated using the gene therapy? जीन थेरेपी का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज किया गया था? तो ध्यान रखेंगे डायबिटीज़ का इसमें इलाज किया गया था सफलतापूर्वक, मधुमेह। आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पत्र जिस स्टूडेंट ने भेजा है उनका थोड़ा सा प्रश्न पत्र क्वालिटी सही नहीं था, पेज। ठीक है, तो थोड़ा क्वालिटी आप जब भी इमेज भेजिए क्वेश्चन पेपर के तो थोड़ा क्लियर भेजा करिए, ताकि पेपर आंसर की बनाने में आसानी रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया था कि जीन थेरेपी के संदर्भ में वायरल वेक्टर की भूमिका क्या है? क्या पूछा गया है? वायरल वेक्टर की भूमिका। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है चिकित्सा जीन को लक्ष्य कोशिका तक पहुँचाने के लिए, ये क्वेश्चन बताया गया है, तो यही आपका सही उत्तर होगा। जीन थेरेपी के संदर्भ में वायरल वेक्टर की जो भूमिका है वो है कि जीन चिकित्सीय जीन को लक्ष्य कोशिका तक पहुंचाने के लिए, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है कि 20, 48, 85, 42 और 50 का माध्यिका क्या होता है? तो माध्यिका क्या होती है? n = टोटल नंबर, यानी कि जितने भी नंबर दिए गए हैं इनका एडिशन अपान जितने नंबर स्पेसीज दिए गए हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 स्पेसीज दिए हैं, तो आप डिवाइड कर देंगे। पहले इन सभी को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जितने भी नंबर हैं उनको आप अपान कर देंगे, जोड़ देंगे, वो आपका निकल आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से माध्यिका निकालते हैं। तो निकालने पे क्या आएगा? इसकी माध्यिका जो आएगी वो 49 आएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ मीन इज कॉल्ड, माध्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त मानक विचलन क्या कहलाता है? तो इस मानक विचलन को कहते हैं भिन्नता का गुणांक कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द ट्रेस, आंसू के निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो इनमें से क्या उपस्थित होता है? पहली बात तो
कैपिटल जी, IgA, लाइसोजाइम, तो ये सभी उपस्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। चले अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मास्ट कोशिका एवं बेसोफिल दोनों ही क्या होती है, ये रुधिर में बहती हैं या ये मुख्यतः लसिका ग्रंथि में पाई जाती है। तो मास्ट कोशिका और बेसोफिल दोनों कहाँ पर पाई जाती हैं, मुख्यतः लसिका ग्रंथियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि बी कोशिकाएं टी कोशिकाओं के साथ किसकी उपस्थिति द्वारा पहचानी जा सकती हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पहचानी जा सकती हैं किसके द्वारा, पहला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। जल्दी से सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा IMHC एंटीजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है ऑन द बी सेल सरफेस रिसेप्टर ऑफ द एंटीजन एसोसिएटेड विथ बी कोशिका सतह पर एंटीजन के लिए ग्राही किससे जुड़े होते हैं। तो ग्राही IG अल्फा एंड IG बीटा से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही जवाब है, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द रिसेप्टर थ्रू विच HIV इन फास्टेट्स इज, वह ग्राही जिसके द्वारा HIV संक्रमित होता है उसको क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे उसको CD5 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CD5। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV निम्न में से किसके अलावा सभी को संक्रमित करता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि बी सेल्स के अलावा जो HIV है वो सभी को संक्रमित करता है, टी सेल, मोनोसाइट्स और मेपोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन था कि यदि 20 मानों का योग 300 है तो इस आंकड़े का माध्य क्या होगा। तो 20 मानों का योग 300 है तो 300 भागे कितना हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल्दी से सभी लोग उत्तर कीजिएगा। आपका सही उत्तर आ जाएगा 15। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन में 21 नंबर का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि n एक विषम संख्या है तो इसकी माध्यिका इस प्रकार प्रभावित होगी। इफ़ n इज एन ऑड नंबर देन इट्स मीडियन इज डिफाइंड बाई, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा सम ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवाइडेड बाई n, मानों के योग को n द्वारा विभाजित करके। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर नहीं है दोस्तों। किस क्वेश्चन पूछा गया था किस पर नमूने में मान की उच्चतम आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे किसको कहा जाता है, बहुलक को नमूने में के मान की उच्चतम आवृत्ति माना जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन में सही उत्तर था 23 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया है भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित GM वैगन किसके लिए विकसित किया गया था। तो ये विकसित किया गया था कीट प्रतिरक्षा के लिए। किसके लिए, कीट प्रतिरक्षा के लिए विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 जिसमें पूछा गया दोस्तों कि आनुवांशिक निगरानी और रोग निदान कौन से सेंसर के उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं, ध्यान रखेंगे ये DNA सेंसर, कोशिका आधारित सेंसर, केयर बिंदु सेंसर, ये तीनों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी 25 नंबर का। नंबर प्रश्न था कि लक्ष्य ऊतक में ट्रांसजीन की अभिव्यक्ति की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी जो पहचान की जाती है वो रिपोर्टर्स के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, रिपोर्टर के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया था कि किसी जीन को काटना और सम्मिलित करना क्या कहलाता है। किसी भी जीन को काटना और सम्मिलित करना क्या कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया है 29 नंबर जिसमें निम्न में से कौन पुनर्योगन DNA तकनीकी में उपयोग किया जाता है। तो DNA तकनीकी में जो उपयोग किया जाता है दोस्तों उसको कहते हैं रिडक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या कहा जाता है, रिडक्शन एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु पादप जेनेटिक इंजीनियरिंग में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो इसका अत्यधिक उपयोग जो किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमेफेस सिद्धांत के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्लियर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शन इसमें बी ही होगा, एग्रोबैक्टीरियम। ओके, ऑप्शन 20 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 31 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि रिडक्शन एंजाइम हैं, तो जो रिडक्शन एंजाइम होते हैं वो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर से काटते हैं, यानी कि क्लेवेज डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्टेड न्यू ए डे बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आजकल जंतु कोशिका संवर्धन तकनीकी के लिए किया जा रहा है? तो किसका? वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए लगभग कितनी मात्रा में डीएनए की आवश्यकता होती है? तो लगभग दोस्तों 1 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ट्रांसजेनिक जंतु है जिसके एक विशिष्ट प्रोटीन के उत्पादन के लिए मानव जीन हमेशा है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसजेनिक एनिमल हैविंग द ह्यूमन जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो डॉली एक भेड़ का नाम है। ठीक है, एक प्रकार की भेड़ और बकरी होती है, तो भेड़ होती है डॉली। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉली। चलिए अगला प्रश्न है, पीसीआर टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय। पीसीआर जो तकनीक थी वो किसके द्वारा खोजी गई थी? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरी मुलिस और एस स्मिथ के द्वारा पीसीआर तकनीकी जो है वो खोजी गई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्लोन है? इनमें से क्लोन पूछा गया है। तो यहाँ पर डॉली, सामान जुड़वा, द्विखंड द्वारा 2 अमीबा, ये सभी क्लोन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया था कि प्रथम क्लोन स्तनी जिसे डॉली के लिए उपयोग की गई तकनीकी इनमें से कौन सी है? तो इसमें आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, आर्टिफिशियल यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम गर्भधान। क्या कहते हैं इसको? कृत्रिम गर्भधान। प्रथम क्लोन स्थली डॉली के लिए उपयोग की गई जो तकनीकी है उसको कृत्रिम गर्भधान कहते हैं। ओके, चले बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ? व्हेन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड। तो स्टार्ट किया गया था 1990 में। 1990 में मानव जीनोम प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मानव जीनोम प्रोजेक्ट के प्रथम निर्देशक कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिन्स। डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिन्स जो थे वो मानव जीनोम प्रोजेक्ट के प्रथम निर्देशक थे। इस वजह से ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है कि पीसीआर का मुख्य उपयोग है। पीसीआर का क्या पूछा गया था कि मुख्य उपयोग कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पीसीआर का जो मुख्य उपयोग है वो क्या है? वो है डीएनए की एकाधिक प्रतियां निर्मित करना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। ओके, मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए, और राइट आंसर 40 नंबर प्रश्न का। चले अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है कि 6, 8, 10, 2, 4 आंकड़े के लिए माध्य विचलन का योग हमेशा होगा। इसका योग निकालना है। 6 + 8 + 10 + 2 + 4, यानी कि 8 से 14, 14 और 2 16, 16 4 20, 20 10 30, 30 और कितने स्पेसीज हैं? 1 2 3 4 5, 5 से 30 यानी 6 आ जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया है कि चाई स्क्वायर टेस्ट हमेशा किसके टेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इस टेस्ट का जो उपयोग किया जाता है वो आबादी की माध्यिका के लिए किया जाता है, पॉपुलेशन मीडियन के लिए। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। चले क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रोगी की पल्स हृदय गति की दर किसके डेटा के अंतर्गत आती है? तो ध्यान रखेंगे, ये न्यूनतम डेटा के अंतर्गत आती है, नॉर्मल डेटा। ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की इनपुट यूनिट है। तो कीबोर्ड, इसमें से कीबोर्ड क्या आ जाएगी, इनपुट डिवाइस। और यहाँ बात करें प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर की, ये सभी तो आउटपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर, क्योंकि इनपुट डिवाइस पूछा गया है। चले अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, लेकिन यहाँ पर मॉनिटर जो है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें पूछा गया है, 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सीपीयू का मतलब क्या होता है। तो सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, फुल फॉर्म। ओके, ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द मोस्ट यूज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वाधिक उपयोग होने वाला कंप्यूटर ऑपरेटिंग तंत्र कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे इनमें से विंडोज, सबसे अधिक प्रयोग विंडोज़ का किया जा रहा है। क्रोम ओएस इन्होंने लगाया, ये गलत ऑप्शन होगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन विंडो आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें पूछा गया कि प्रथम विंडोज़ वर्जन निम्नलिखित में से कौन सा था। तो जो प्रथम विंडो वर्जन लॉन्च हुआ था वो विंडो 1.01 था, यानी विंडो 1 था, यहाँ पर 0.1 दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, कोलाई मॉडल जियो डेटाबेस कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इसमें जो सही उत्तर रहा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग उत्तर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इको बेस। ऑप्शन ए में आपका सही उत्तर है। ठीक है, 50 प्रश्नों को हमने सम्मिलित कर लिया है, यानी कि सॉल्व कर लिया है इस प्रश्न पत्र का। अब आगे हम डिस्कस करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया है कि एक साथ कई अनुक्रमों को संरेखित करने का जो विधि है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, एकाधिक अनुक्रमण संरेखण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाधिक अनुक्रम संरेखण। ऑप्शन ए में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द नोन एज द फाइलोजेनी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फाइलोजेनी जानने के लिए किया जाता है। तो हम करते हैं आरआरएनए का प्रयोग। किसका उपयोग करते हैं, आरआरएनए का प्रयोग करके हम फाइलोजेनी जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है जिसमें पूछा गया है कि जैविक अनुक्रमण डेटा संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर उपयोग होने वाला फाइल प्रारूप है। तो फास्टा कहते हैं, डाट फास्टा। ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर होगा। डॉक्स तो हम नॉर्मली डेटा सेव करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन जैविक अनुक्रमण डेटा की बात करें तो उसमें डाट फास्टा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टा का प्रारूप का आरंभिक प्रतीक। तो फास्टा का जो प्रारूप का आरंभिक प्रतीक है उसको कहते हैं ग्रेटर देन का निशान। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चले अगला प्रश्न है कि हु इज़ द फादर ऑफ सीक्वेंसिंग। अनुक्रमण के पिता, अनुक्रमण के जो अनुक्रम है उनके पिता किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, फ्रेडरिक सेंगर को अनुक्रमण के पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चले क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें पूछा गया है कि होमोलॉजी और समानता उपकरण का एक उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे ब्लास्ट, इसमें ब्लास्ट जो है वो होमोलॉजी का समानता उपकरण का एक प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चले 57 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे सीपीयू मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी रोम, रैम और कैश ये सभी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा 57 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का अर्थ। HTML का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे HTML का जो अर्थ होता है दोस्तों उसके कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया 59 नंबर जिसमें है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राथमिक कार्य है वो है हार्डवेयर संसाधन का प्रबंधन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यूआरएल का मतलब क्या होता है।
तो भैया URL का मतलब क्या होता है, ध्यान रखें, DBHS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो डेटाबेस प्रबंधन सेवाएं इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस प्रबंधन सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। चले अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62। थोड़ा सा दोस्तों क्लियर नहीं है प्रश्न पत्र, तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि 3 या अधिक RNA, DNA या प्रोटीन अनुक्रम के बीच समान अनुक्रमण क्षेत्र को संरेखित करने के लिए सर्वोत्तम एकाधिक अनुक्रमण संश्लेषण का उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो ब्लास्ट के लिए किया जाता है, BLAST। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर है 62 नंबर प्रश्न का। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव सांख्यिकी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जैविक डेटा के लिए सांख्यिकी तरीकों का प्रयोग। ये जैव सांख्यिकी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का। चले अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें पूछा गया है कि जैव सांख्यिकी में वर्णनात्मक सांख्यिकी का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखेंगे जो इसका प्रमुख उद्देश्य है वो है कि डेटा सेट की विशेषताओं का सारांश एवं वर्णन करने के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, टू समराइज एंड डिस्क्राइब द फीचर्स टू ए डेटा सेट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा सांख्यिकी माप किसी डेटा सेट में फैलाव या परिवर्तनशीलता की डिग्री का वर्णन करता है। तो मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन करता है। 65 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी परीक्षण का यह निर्धारित करता है कि दो स्वतंत्र समूह के मध्यमानों में महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं। तो ये कौन करता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये प्रसरण विश्लेषण या विचरण का विश्लेषण जिसे एनोवा कहते हैं, ये करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, ANOVA, एनोवा। ओके, ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा गया था कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में पूरक प्रणाली का प्रारंभिक कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट सिस्टम इन द इम्यूनी रिस्पॉन्स। यानी कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया में पूरक प्रणाली का प्राथमिक कार्य पूछा गया था। तो इसमें जो प्राथमिक इसका कार्य है वो है अंतराल प्रबंधन से। किससे संबंधित है? जल्दी से सभी लोग बताइएगा। सृजन प्रतिक्रिया का संक्रियण, इसको क्या कहते हैं? एक्टिवेशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा 67 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लास्ट का एक लाभ नहीं है। इनमें से क्या पूछा गया है? नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लास्ट का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है। तो जल्दी से सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। भैया क्या इस क्वेश्चन का आंसर किसी को पता है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो आपका अंतराल प्रबंधन है, अंतराल प्रबंधन ये यानी कि हैंडलिंग ऑफ गैपिंग, ये संबंधित नहीं है ब्लास्ट से। बाकी गति, अधिक संवेदनशीलता ये संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चले अगला क्वेश्चन है 69 नंबर प्रश्न है कि अनुक्रमण विश्लेषण में, अनुवांशिक विश्लेषण में एकल न्यूक्लियोटाइड बेस जोड़ी में होने वाले उत्परिवर्तन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। इन जेनेटिक एनालिसिस व्हाट इज द टर्म ऑफ द म्यूटेशन दैट अकर्स इन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। तो इस किसका प्रयोग करते हैं? तो हम इसमें करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, SNP, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बायोसेंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बायोसेंसर का घटक नहीं है। तो इनमें से आपको बताना था बायोसेंसर का घटक नहीं है। तो यहाँ पर पहचान घटक तत्व, रिगोनेटिंग एलिमेंट्स, ये इसका घटक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। बाकी यहाँ पर ट्रांसड्यूसर, डिटेक्टर और एम्पलीफायर ये संबंधित किससे? बायोसेंसर से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बायोचिप्स क्या है। तो बायोचिप्स क्या होते हैं? बायोचिप्स है
माइक्रो एरे जीन अभिव्यक्ति के अध्ययन के प्रयोग के लिए। ऑप्शन नंबर किसका कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चले अगला क्वेश्चन 72 नंबर प्रश्न है, पारंपरिक फार्मास्यूटिकता की तुलना में डीएनए दवाओं को टीका और टीकों का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका जो प्राथमिक लाभ है वह लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है, सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस हैज़ बीन सक्सेसफुली टारगेट बाय डीएनए वैक्सीन? डीएनए टीकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी का सफलतापूर्वक लक्षित इलाज किया गया था? तो चेचक का किया गया था यहाँ पर इलाज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स। चले क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें पूछा गया है कि पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया जो प्रतिबंध एंजाइम के साथ डीएनए को काटने से उत्पन्न डीएनए के टुकड़े के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वेक्टर का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 75 है जो आपके इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है कि पुनः संयोजन कोशिकाओं में विशिष्ट डीएनए उपक्रम की उपस्थिति को पुष्टि करने के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है? सार्टन ब्लॉटिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न पत्र को कम्प्लीटली हमने हल कर लिया है। जो भी राजा महन प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं थे वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जो भी स्टूडेंट अदर विश्वविद्यालय के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। लगभग 75 में से दोस्तों 40 प्रश्न आप सबकी विश्वविद्यालय में रिपीट होने की संभावना है, क्योंकि कुछ ऐसे इसमें हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं उन पेपर को हल कीजिएगा। और लगभग दोस्तों सभी विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर हैं 2022 सत्र के और 2023 सत्र के उनको मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। चलिए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।